पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कूलम्स लॉ के नाम से होता है इनके क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, डाइपोल के कुछ बेसिक्स मैंने दिखाए थे क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के क्वेश्चन के थ्रू प्रीवियस ईयर के जो भी आए हुए हैं, है ना, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करते चलेंगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आज की शीट का देखेंगे। कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। बहुत लंबी लाइन है, आराम से पढ़ेंगे। दिन में 4 क्वेश्चन करेंगे बट बहुत अच्छे से करेंगे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इज v। ठीक, चलो बना लेते हैं। जब कुछ ना समझ में आए तो हम डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बना लिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, इधर प्लस क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है। अब डाइपोल रिवाइज करना है सबसे पहले कि डाइपोल होता क्या है। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। हम लोग जनरली डिस्टेंस मान लेते हैं 2l, x भी मान सकते हो, फॉर्मूला आसान हो जाता है इसका, बस इसलिए 2l मानते हैं। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। तो देखो, इसको समझने के लिए आपको दोनों एक्सेस समझने पड़ेंगे। एक होता है ये एक्सियल पॉइंट, जो डाइपोल के थ्रू अगर हम एक लाइन खींचे, ठीक है, इफ दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो इसी लाइन को एक्सटेंड कर देने पे जो लाइन कहलाती है, जो लाइन एक्सटेंड कर दी है, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। कुछ लोग इसको हेड ऑन पोजीशन बोलते हैं क्योंकि सामने से हेड ऑन आ रहा है। ठीक है, एक्सियल पॉइंट भी कहा जाता है, एक ही चीज़ है। और अगर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करो तो ये कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये डाइपोल है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये एक्सियल लाइन है। अब कह रहा है r डिस्टेंस, सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे, एक्सिस पे, पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे माना गया है v। ठीक है, कोई दिक्कत। और पूछ रहा है r डिस्टेंस इक्वेटोरियल लाइन पे, यानी अगर हम सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर चलें फिर से, तो यहाँ पे लेटर से इस पॉइंट को नाम देते हैं p। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, चेक करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। सबसे अच्छी बात क्या है, पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। बेसिक्स पे थोड़ा सा चलते हैं। पोटेंशियल को क्लास 10th में हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं, थोड़ा सा रेड कलर से लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे कि ये हमको अभी रिवाइज करना है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जिस चार्ज को हम लेके आए वो कहलाता है टेस्ट चार्ज। जनरली बहुत छोटा सा मैग्नीट्यूड होता है, तो Q नॉट से हम इसको दिखाते हैं। और पोटेंशियल जो होता है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब डायरेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करूं, जो 12th में आपने पहली बार पढ़ा, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R, where Q is the magnitude of charge, R is the distance। ठीक है, from the center to center। हम लोग जनरली पॉइंट चार्ज की ही बात करते हैं। ये वाला पार्ट दिख रहा है ना इसमें ऊपर। ठीक है, अब देखो, पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव मानते हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव मानते हैं। मैथमेटिकल है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज रख दो और तुम एक पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करो तो ये इसको रिपेल करेगा ना, दोनों पॉजिटिव हैं तो हमको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स इधर लगानी पड़ेगी, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव वर्क। इमेजिन करो यहाँ नेगेटिव चार्ज था और हम हमेशा टेस्ट चार्ज को बाई डेफिनेशन कैसा लेके आते हैं, पॉजिटिव। तो नेगेटिव चार्ज रखा था, पॉजिटिव चार्ज लाए, तो ये अपने आप जाना चाहेगा और एक्सेलरेट होना चाहेगा। बट हम कैसे लाएंगे इसको, बिल्कुल धीमे 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 धीमे। तो अगर हम इसको धीमे लाना चाहते हैं और ये अपने आप इधर आ रहा था, तो हम फोर्स किधर लगाएंगे, उल्टे तरफ। इधर को आ रहा था, इस तरफ को। ठीक है, हमने इस तरफ को फोर्स लगाया ताकि एक्सेलरेट ना करे।
और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को हुआ, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन कैसा नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी नेगेटिव मानते हैं। तो आई होप ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। नाम दे देते हैं दोनों पॉइंट्स को, इसको A इसको B, डेरिवेशन की ओर चलते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ P माना ना, इस पॉइंट को मान लेते हैं S, Q से चार्ज होता है तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए हमने S मान लिया। S पे जो पोटेंशियल होगा वो इन दोनों का पोटेंशियल इंडिविजुअली अगर हम निकालें तो हो जाएगा। दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे, एक की वजह से इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से पॉजिटिव आ रहा है। करके देखते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए ये वाला डिस्टेंस R है, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, ये स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज L, दिस इज ऑल्सो L। तो इस चार्ज से यानी पॉइंट B से जो डिस्टेंस होगा वो R में से L माइनस कर दो, ठीक है। डेरिवेशन की ओर चल रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन भी आता है इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डेरिवेशन सिमिलर है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B की बात करें, प्लीज शीट ले लेना। अगर हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B की बात करें, चार्ज B की बात करें, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज का मैग्नीट्यूड है माइनस का Q अपॉन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, B से S का डिस्टेंस, R में से L को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा R माइनस L। अरे वो R ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चलते हैं। और ऐसे ही अगर हम V ड्यू टू A निकालें, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड अब पॉजिटिव है और डिस्टेंस कितना है, R में L ज़्यादा है यानी R प्लस L हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो V एट एन एक्सियल पॉइंट की बात हो रही है, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कॉमन आ गया और Q भी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ चाहो तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, दोनों को ऐड करने पे अंदर क्या बचेगा, 1/R प्लस L माइनस 1/R माइनस L, इस तरह का कुछ आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, माइनस बीच में आ गया, ऐड किया है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड होता है। एलसीएम वगैरह अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा एलसीएम इसका, R प्लस L और R माइनस L आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पता है ना, ये हो जाएगा R² माइनस L²। यहाँ आ जाएगा R माइनस L, यहाँ पे माइनस के साथ आ जाएगा R प्लस L। एकदम क्लियर होगा यहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप देखते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया था, दोनों को ऐड किया था, एलसीएम लिया तो R² माइनस L², ये इधर मल्टीप्लाई हो गया R माइनस L, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया R प्लस L, और बीच में क्या लगा था, माइनस साइन। कोई प्रॉब्लम, हम क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं तो हम बहुत इसके इन्फेसिस पे नहीं ध्यान देंगे, समझते चल रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें यहाँ पोटेंशियल निकालना है। अगर हम ये सब ना भी करें तो भी समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं, पर ये क्यों करवा रहे हैं, ताकि एक बार हमारा रिवाइज भी हो जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। देखो यहाँ से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं, ये हो जाएगा, दोनों माइनस हो गए ब्रैकेट खुलने पे, R से R कैंसिल हो गया और माइनस L माइनस 2L, तो V का फॉर्मूला बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का 2L अपॉन R² माइनस L², ठीक, 2QL। अब देखो यहाँ से हमारा एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट, जो पिछले क्लास में थोड़ा सा डिस्कस भी किया था। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 2QL, और ध्यान से देखो तो ये किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। टोटल डिस्टेंस हमने माना ही 2L था, आप x मानोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा Q × x। Dipole moment is a vector quantity which is directed from negative to positive charge.
ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर्स वाला जब क्वेश्चन, कैपेसिटर के क्वेश्चन करेंगे तब इस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा और 2QL को हम P लिख लेंगे, तो V आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। माइनस साइन क्यों आया है? माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि नेगेटिव चार्ज के पास है। अगर यही पॉजिटिव चार्ज के पास होते तो वो डोमिनेट करता और पॉजिटिव आंसर। ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज़्यादातर बुक्स में पॉजिटिव के पास ही दिखाते हैं। ठीक है, बुक में दिखाया, हम भी दिखाते हैं, कोई इशू नहीं। अब इतनी मेहनत करके हमने यहाँ का पोटेंशियल V माना हुआ है। अब ज़रा दूसरे पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट की जब हम बात करते हैं, ये पूरा पार्ट हटा करके ब्रश अप करते हैं ताकि पीछे का सब रिवाइज हो जाए। ये सब हटा दो, सिर्फ ये वाला डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस तो सेंटर टू सेंटर लेंगे ना, ये है L, ये है R, तो ये डिस्टेंस P से लेके B हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, कोई प्रॉब्लम। ऐसे ही ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं, L और R, ये भी हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक, डिस्टेंसेस दोनों बराबर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पे भी √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 0 आएगा। ऐड करके देख लो, सब कुछ कॉमन है, अंदर 1 - 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 0। यानी इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, MCQ, बट अगर सब कुछ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो सिर्फ कॉमन सेंस लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, नहीं रटना है, समझ के भी हो सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी तुम देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी चले जाओ, क्योंकि ओवरऑल डिस्टेंसेस सेम है, चार्जेस सेम है, तो आंसर क्या आएगा? 0। तो बहुत सोच समझ के क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करी गई है पहली लाइन में, आंसर हो जाएगा इसका 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है कि नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ उसका डायरेक्शन भी मैटर करता है। और डायरेक्शन क्या होता है? देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, E ड्यू टू A, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, लेट अस से E ड्यू टू B। इनका रिजल्टेंट ऐसा आता है E। ठीक, इसका अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो कुछ इस तरफ को आता है। राइट, एकदम क्लियर। उसके बारे में हमने पिछले टर्म पे डिस्कस किया भी होगा, तो हम बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग अभी नहीं लगाएंगे, हम आगे के क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो अभी इस क्वेश्चन से हमने कितने कॉन्सेप्ट क्लियर किए? सबसे पहला तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, यूनिट हम निकाल सकते हैं, Q और L का मल्टीप्लाई, कूलम इंटू मीटर, कूलम मीटर होता है, राइट। और एक कॉन्सेप्ट कि 2 पॉइंट, एक जनरल पॉइंट भी होता है, पर CBSE में बहुत ज़्यादा 12th में नहीं पूछा जाता है जनरल पॉइंट पे क्वेश्चन, ज़्यादातर आपको एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो एक एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हमने निकाला, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी निकाला इसलिए मुझे याद है, वरना मुझे नहीं याद है, आई ऑलवेज डिराइव इट, हर बार करता हूँ। तो कुछ फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, यानी P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, अगर L बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में तो L स्क्वायर को हम निगलेक्ट करते हैं और P अपॉन R स्क्वायर बन जाता है। तो ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इज 0, राइट। डाइपोल के केस में है, ज़रूरी नहीं है डाइपोल ही दिया जाए, कभी कभी मान लो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ दे दे कि भाई यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे भी एक प्लस Q चार्ज है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है, तो अब 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का भी पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ का भी पॉजिटिव पोटेंशियल, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो प्लीज़ ये चीज़ याद रखना, ये डाइपोल का केस है, राइट। डाइपोल बहुत ज़रूरी है क्लास 12th में, और कॉम्पिटिटिव में भी है। कॉम्पिटिटिव में तो सब कुछ बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 विच इज असर्शन रीजन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 points in an electric field is independent of the path followed by the charge between the points। अभी मुझे एक बार में समझ नहीं है, मेरे को नहीं आता है, मैं दोबारा पढ़ूंगा। फिर से एक बार सुनना। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, याद करो पिछले क्लास में हमने कुछ इससे रिलेटेड पढ़ा था, कुछ थोड़ा बहुत याद हो जो रिकॉर्ड हुआ था पिछला वाला क्लास, उसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। वो कौन सी फील्ड होती हैं 11th का वर्ड था कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैसी होती हैं? कंजर्वेटिव। ग्रेविटेशनल भी होती है, ज़्यादातर फोर्सेस तुम्हें, ज़्यादातर फील्ड्स तुमको कंजर्वेटिव ही मिलेंगी, ज़्यादातर बोलो, बजाते ही रहेंगे हम। नेक्स्ट है, हाँ, तो कह रहा है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन एनी 2 points इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंजर्वेटिव में पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, इनिशियल और फाइनल यानी स्टेट डिपेंडेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब रीजन पे आते हैं, पहले सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, मैंने पढ़ा नहीं अभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी बताया इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कंजर्वेटिव होता है। यानी असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। एकदम क्लियर, जो भी ऑप्शन उसमें मैच कर जाए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स याद है कि नहीं, क्या होता है? जिसमें वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप 0 होता है। मैंने बताया था ना, किसी भी पाथ से लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, आप ऐसे लेके जाओ, ऐसे है ना, ऐसे लेके जाओ, डायरेक्ट लेके जाओ, जैसे सर्कल में लेके जाओ, इट डजेंट मैटर। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स सेम हैं तो वर्क डन सेम आएगा, यानी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। और फ्रिक्शन वाला भी शायद एग्जाम्पल दिया था जहाँ तक मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फॉर अ पॉइंट चार्ज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है अभी। फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब जिसके डायमेंशंस ना के बराबर, बहुत छोटा। फॉर अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स सेंटर्ड एट द लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। हमें पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। एक क्वेश्चन 100% आता ही आता है। सेम पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, जहां पोटेंशियल कैसा हो, सेम। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। मेरा मास 80 किलो है, तुम्हारा भी मास 80 किलो है, तो हमारे बीच का डिफरेंस कितना होगा? 0। वैसे ही 2 पॉइंट अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस या पोटेंशियल क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, आई एम सॉरी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का वर्क डन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमेशा कैसा आएगा? 0। तुम वापस ले आओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, तो अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क डन विल ऑलवेज बी 0। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ पॉइंट चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स सेंटर्ड एट अ लोकेशन ऑफ द चार्ज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। मतलब समझो, अंग्रेजी थोड़ी सी बड़े बड़े शब्द वाले इस बार क्वेश्चन निकाले। कह रहा है कि बीच में एक चार्ज मैंने रख दिया, लेट अस से Q, ठीक है, और हमने एक स्फीयर बनाया चार्ज को सेंटर लेके, ये बनाया एक स्फीयर, ठीक, और एक और स्फीयर बनाया चार्ज को लेकर के, एक और स्फीयर बनाया चार्ज को लेकर के, ठीक। चार्ज कहाँ पे हमारा? सेंटर पे। और ये सारे क्या हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं कि नहीं है, ये हमको चेक करना। तो तुम ध्यान से देखो, इस स्फीयर को मान लेते हैं स्फीयर 1, ऊपर वाले को स्फीयर 2, तीसरे वाले को स्फीयर 3। तो चेक करते हैं क्या स्फीयर 1 इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? डिस्टेंस चेक करो, स्फीयर में ये डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। तो क्या डिस्टेंस बराबर है? और फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का? अभी हमने पढ़ा था, V होता है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R। क्या R फिक्स्ड है, क्या Q फिक्स्ड है, बाकी तो कांस्टेंट है ही, तो क्या हर जगह पोटेंशियल सेम होगा? होगा। इसका मतलब ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या सिमिलरली S2 का भी रेडियस इज फिक्स्ड बिकॉज स्फेरिकल सरफेस बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक, वो भी इक्विपोटेंशियल होगा। तीसरा वाला इक्विपोटेंशियल होगा। और रीजन कह रहा है एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज जीरो वैल्यू। सही नहीं, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। हाँ, वर्क डन जीरो होता है। फिर से पढ़ते हैं इसको, ठीक, हो सकता है हमसे भी मिस हो गया। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज जीरो वैल्यू। तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, पर जीरो होना, जीरो भी हो सकता है, इट्स ओके, बट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हर जगह पोटेंशियल जीरो ही हो गया तो पोटेंशियल है ही नहीं। इन्होंने कहा हर जगह जीरो होगा पोटेंशियल, नहीं, सेम भी हो सकता है यहाँ 10 वोल्ट हो, यहाँ भी 10 वोल्ट हो, यहाँ भी 10 वोल्ट हो, यहाँ भी 10 वोल्ट हो, तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए सेम, जीरो जरूरी नहीं। तो असर्शन इज अगेन ट्रू, रीजन इज अगेन फॉल्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इक्विपोटेंशियल की एकदम प्रॉपर्टीज क्लियर है। इक्विपोटेंशियल की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एवर इंटरसेक्ट। क्यों नहीं करते हैं? सुनना ध्यान से सुनो। एक प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर ए बी है तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो इसके परपेंडिकुलर होंगी। दिस इज अ प्रॉपर्टी, और ये हमने लास्ट क्लास में, लास्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस भी किया था। क्योंकि अगर परपेंडिकुलर नहीं हुए तो जिस तरफ लाइन जाती है उधर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, चेंज होता है, और इक्विपोटेंशियल पे चेंज नहीं हो सकता। तो हमने कहा ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिस पे परपेंडिकुलर लाइंस आ रही होंगी बाय डेफिनेशन। अगर एक और सरफेस हम मान लें, लेट अस से सी और डी एक सरफेस है, ठीक, डॉटेड लाइन से बना देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक है। इस पे जो लाइंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से बनेंगी परपेंडिकुलर, और अगर इस पे परपेंडिकुलर बनी लाइंस, थोड़ा दिख नहीं रहा है पर है मान लो, तो ये दोनों सरफेस की जो लाइंस होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और अगर दो सरफेस की लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर गई, फिर से वही दो टेंजेंट बन गए तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स या दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड नहीं आ सकते, एक ही तरफ आएगी। हेंस टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, सिमिलरली टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, अब कैपेसिटर का क्वेश्चन है। कैपेसिटर सबको याद है क्या होता है? एक ऐसा कंडक्टर जो कुछ चार्ज को स्टोर कर पाए, राइट, जो चार्ज को स्टोर कर पाए। क्यों स्टोर करना है वो अलग अलग चीज़ें हैं, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दो कैपेसिटर्स हैं, 2 माइक्रो फराड के। फराड होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, Q इक्वल्स C इंटू वी, ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे Q होता है जो हमने चार्ज दिया कैपेसिटर को, C होता है कांस्टेंट, और V होता है इस चार्ज को देने पे कितना पोटेंशियल बढ़ा। अगर हम इससे C की डेफिनेशन निकालें तो ये हो जाएगी Q अपॉन V, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर का रेशियो या डिवाइडेड बाय द राइज इन पोटेंशियल, ये कहलाता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटी भी कई लोग कह देते हैं, एक ही चीज़ है। फॉर्मूले के हिसाब से इसकी SI यूनिट होती है फराड, ठीक है, फराडे के नाम पे रखा गया है, FARAD, स्मॉल f से होगा, ठीक। कैपिटल F से इसका एब्रीविएशन होता है, और इसका मतलब होता है 1 कूलम का चार्ज देने पे अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़े, या नेगेटिव देने पे कम होना है 1 कूलम का, उल्टा, तो इसको हम कहते हैं 1 फराड का कैपेसिटेंस। कोई प्रॉब्लम? 1 माइक्रो फराड का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर -6। अब तक ये याद हो जाना चाहिए। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। 2 कैपेसिटर हैं, एक है 2 माइक्रो फराड का, एक है 4 माइक्रो फराड का, और कह रहे हैं दोनों को कैसे कनेक्ट किया है हमने? पैरेलल। अभी तक हमको जो मिला हम उसके बेसिस पे कुछ सर्किट बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे, बन जाता तो अच्छी बात है। तो भाई देखो ध्यान से, एक ये कैपेसिटर है,
ये सिंबल होता है कैपेसिटर का, ठीक है। कुछ पैरेलल वाला भी होता है, ये भी चलता है, दोनों अभी चलेंगे, ठीक है। और कह रहा है इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है पैरेलल में, तो ये हो गया 2 माइक्रोफराड और ये हो गया 4 माइक्रोफराड। और इन दोनों को नेक्स्ट लाइन में कह रहा है अ थर्ड कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफराड इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी इसके साथ एक और कैपेसिटर लगा दिया हमने 6 माइक्रोफराड का, ठीक है। द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी, यानी इस पूरे को हमने कितनी बैटरी के, कितने वोल्ट की बैटरी के अगेंस्ट लगाया है, 12 वोल्ट की बैटरी, जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब कह रहा है वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर विल बी, हमको इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, ठीक। कुछ बेसिक्स अब वापस बात करते हैं, कुछ बेसिक्स पे आते हैं। जैसे पैरेलल में जो भी कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन पे वोल्टेज क्या होता है, सेम, कंडीशन यही होती है पैरेलल की। तो देखो ध्यान से 2 और 4 वाले कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो वोल्टेज 2 के क्रॉस होगा वही 4 के क्रॉस होगा, माइक्रोफराड। यहाँ तक समझ में आया? जो 2 माइक्रोफराड का कैपेसिटर है उसके क्रॉस अगर हम वोल्टेज मान लें V1, तो 4 के क्रॉस भी क्या होगा, V1, और इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो भी V1 होगा। ये समझ में आ रहा है? अगर हम इन दोनों के साथ एक और लगा देते तो जो वो वोल्टेज एक के क्रॉस होता वही तीनों के क्रॉस होता, वही उनके इक्विवेलेंट के क्रॉस होता। कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक एकदम क्लियर। वोल्टेज हमेशा सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट या चार्ज सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो चलो देखते हैं 2 माइक्रोफराड और 4 माइक्रोफराड कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। और फॉर्मूला हमको रटना नहीं है, 10th वाला हमको नहीं, वो एप्सिलॉन नॉट कहीं नहीं जाना है हमको, यहाँ सीरीज और पैरेलल पे रहना है, ठीक। ध्यान से सुनोगे क्या होगा। क्या ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं? तुम अब 10th वाला फॉर्मूला जो अभी 12th में भी शायद इस्तेमाल हो, सीरीज और पैरेलल का, रेजिस्टर का क्या होता है, R इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर है सीरीज में, और R पैरेलल में होता है 1/R पैरेलल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अगर है तो जरा ध्यान दे लेंगे। ये होता है रेजिस्टर का। कैपेसिटर में वो अक्षय कुमार वाला मीम है ना, ऐसे वाला, बस वही लगाना है यहाँ पे। कैसे? अगर कैपेसिटेंस की बात करें तो C इन पैरेलल हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 अगर और भी हैं तो। और अगर सीरीज की बात करें तो 1/C सीरीज इक्वल्स 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन, जितने भी लगे। तो बिल्कुल जैसे सीरीज और पैरेलल आपने रेजिस्टर पढ़े थे उसमें बस वो अक्षय कुमार वाला काम करना है, ठीक है। यानी सीरीज में ये वाला लगा देंगे, पैरेलल में ये वाला लगा देंगे कैपेसिटर के केस में। फिर भी इंडक्टर वगैरह भी किसी एक क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल इसको हटा देते हैं। और ये हमको याद रखना है, याद ना हो तो रेजिस्टर तो याद होगा 10th वाला 12th याद हो ना हो 10th तो याद रहता ही है थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो अब देखते हैं ये दोनों कैसे दिख रहे हैं आपको पैरेलल में। ध्यान से देखो, पैरेलल में दिख रहे हैं, दोनों एंड कनेक्टेड है ना। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, ये दोनों एंड आपके कनेक्ट होंगे, राइट। तो दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं। पैरेलल का फॉर्मूला ये होता है C1 प्लस C2। तो क्या मैं C1 प्लस C2 कर दूं, कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? ये मुश्किल से 1 से 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा देख करके। तो अब हम लोग बोर्ड एग्जाम में या किसी एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, MCQ। ऑप्शन है 2 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट और 1 वोल्ट, ठीक। अब देखो 2 और 4 हमको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, 6। सिंपल, ऐड कर दो डायरेक्टली। तो मैं रेड कलर से बना देता हूं ताकि हमको समझ में आए कि ये इक्विवेलेंट है, ठीक। ये हो गया 6 माइक्रोफराड। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे आपको लगाना है दिमाग। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ कि दिल की सुने और दिमाग की सुने, दोनों तरीके से बताने वाले। ध्यान से देखना। एक तरीका तो ये दिख रहा है, ये भी 6 ये भी 6,
और सीरीज़ में वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। तो अगर एक माँ के दो इक्वल बेटे हैं तो माँ दोनों को बराबर प्यार करेगी, ठीक है। दो बेटियां हैं तो भी माँ बराबर प्यार करेगी। एक बेटी है एक बेटा है तो बेटी को ज़्यादा प्यार करेगी, है ना, क्या। तो अभी ये दोनों एक जैसे हैं, 6 और 6, यानी वोल्टेज भी दोनों में बराबर बराबर जाएगा। 12 को बराबर बराबर बांटो, कितना जाएगा, 6 वोल्ट। और ऑप्शन है भी हमारा 6 वोल्ट, ऑप्शन सी। ये तो हो गया ट्रिक, क्योंकि एमसीक्यू था। अगर सॉल्विंग करने को आ जाए कि एक्चुअली हमको दिखाइए कैसे होता है, तो ध्यान से देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो देखो देखो, दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में। सीरीज का 1/6 प्लस 1/6 हो गया 2/6। 2/6 का मतलब 1/3, और ये तो 1/c निकलता है तो c हो जाएगा 3। कोई दिक्कत। तो इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट मान लेते हैं, ये हो गया 3 माइक्रोफराड। कोई प्रॉब्लम, एकदम क्लियर। अच्छा, अब तुम्हारे पास C आ गया है इक्विवेलेंट, तो क्या तुम टोटल चार्ज निकाल सकते हो। आसान तरीका तो हमने बता दिया, देख के हो जाता है। अब तुम इससे चार्ज निकाल सकते हो, फिर यहाँ Q = CV लगा दो, तुम्हारे पास चार्ज आ जाएगा। जो चार्ज इस पे वही चार्ज इस पे भी होगा। नहीं होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो गया, चार्ज अलग अलग हो गया, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज भागेगा। तो सीरीज में करंट या चार्ज सेम होता है, तो जो इस पे चार्ज आएगा वो इस पे चार्ज आएगा। तो हम Q निकाल लेंगे, और Q = CV। अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था, CV होता है Q के बराबर। इससे हम लोग Q निकाल सकते हैं, Q तो हम निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर यहाँ इंडिविजुअली लगा सकते हो, इस पे V1 मान लो, इस पे V2 मान लो, वैसे तो हमको बराबर बराबर दिख रहे हैं। अदरवाइज यहाँ V1 है तो C1 V1 बराबर Q हो जाएगा। C1 हमको पता है 6 माइक्रोफराड का, इससे हम लोग V1 निकाल सकते हैं। आसान तरीका मैंने बता दी, जो रेशियो होगा। हाँ, एक तरीका और है इसको सॉल्व करने का, तुम ट्रिक कह लो, फॉर्मूला कह लो, तुम्हारा मन। अगर सीरीज में 2 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो पहले वाले पे जो चार्ज है Q1, दूसरे पे है Q1, बराबर होगा ना, चार्ज तो बराबर आता है। तो Q होता है C/V, यहाँ से निकालो, Q हो जाता है C/V। हाँ, तो C1/V1 बराबर C2/V2। कुछ उल्टा करता हूँ क्या, ओह फॉर्मूला रटा नहीं है, पर गलत नहीं होता है। हमको पता है Q होता है C1V1 और Q होता है C2V2। सीरीज के केस की बात हो रही है, हर केस आप रटोगे नहीं, आप कॉमन सेंस यूज करो, आपको आएगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं C1/C2 बराबर V2/V1। जो रेशियो कैपेसिटेंस का है उसका उल्टा रेशियो वोल्टेज का आएगा। करके देख लो, यहाँ कैपेसिटेंस का क्या रेशियो आ रहा है बताओ, 6 और 6 रेशियो क्या आ रहा है, 1:1। 1:1 का उल्टा 1:1। अगर मान लो यहाँ पे 6 की जगह तुम कहते कि सर मान लीजिए कि यहाँ पे 6 की जगह 12 माइक्रोफराड होता, तो वोल्टेज का रेशियो क्या आता। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का रेशियो 2:1 है, तो वोल्टेज का रेशियो 1:2 आ जाता। यहाँ V हो जाता, यहाँ 2V हो जाता, यहाँ पे V, यहाँ पे 2V। और टोटल वोल्टेज किसके बराबर था, 12 के। तो V + 2V कितना होता, 12। देखो ना, V + 2V होता 12, यानी 3V हो जाता 12, और V आ जाता 4। तो इस पे आता 4 वोल्ट, इस पे आता 8 वोल्ट। तरीका है, आप रेशियो में निकाल सकते हो। खैर, बहुत ज़्यादा इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको कि Q = CV का इस्तेमाल किया, कोई हम नए फॉर्मूले पे नहीं गए अभी। एक क्वेश्चन और उठाएंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, दूसरे साइड पे। इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। फिगर अभी मैं बना देता हूँ, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इक्विवेलेंट हमको निकालना है। यहाँ पे लगा है एक कैपेसिटर 100 पिकोफराड का। हमें कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में भी सारे पिकोफराड दिए हुए हैं, राइट।
नहीं तो फिर पिको का कन्वर्जन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया हुआ है 400 पिकोफराड, यहाँ पे भी दिया हुआ है 400 पिकोफराड, ठीक, और इसके बाद यहाँ पे भी एक दिया हुआ है 400 पिकोफराड। ये दोनों पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, यहाँ और यहाँ के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है प्लस माइनस 400 वोल्ट। काफ़ी सारा वोल्टेज लगा दिया, घर में तो 220 ही आता है। ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। अब ध्यान से देखो कौन सीरीज कौन पैरेलल कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो ये दोनों कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, क्योंकि इन दोनों का एक एंड कनेक्टेड है। एक एंड कनेक्टेड होता है तो सीरीज होते हैं। तो हम अंदर से बाहर की ओर को सॉल्व करते हैं। 400 सीरीज में लगे, नहीं सीरीज में 1/r वाला फॉर्मूला लगता है 1। हाँ, मतलब मैं पहले से मान के चल रहा हूँ, तुम लोग गलती बताओगे चाहे सही बताओ। एनीवेज ये आ गया 200 पिकोफराड, ठीक। थोड़ी देर के लिए, अरे तार को हम, एक हमारे पास तार है, इसको हम इधर से उधर ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं होती। अगर मैं इस पूरे को ऐसे खोल लूँ, इसको देखना यहाँ से पकड़ के ऐसे खोल दूँ, तो सबसे पहले तो तुमको ये दोनों पॉइंट्स पे 100 वाला भी दिख रहा है और 200 वाला भी दिख रहा है। क्या दोनों एंड कनेक्टेड है? और दोनों एंड कनेक्टेड होते हैं तो कैसा होता है? पैरेलल। तो 100 और 200 का पैरेलल निकालते हैं। पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2। 100 और 200 को ऐड करो कितना होगा? 300। बड़ा आसान। तो इस पूरे की जगह यहाँ पे हम लगा सकते हैं एक 300 पिकोफराड का कैपेसिटेंस, राइट। अब तुम ध्यान से देखो, एक एंड तो यहाँ कनेक्टेड है, दूसरा एंड कहीं कनेक्टेड है क्या? तो अगर एक एंड कनेक्ट होता है तो क्या होता है? सीरीज। इन दोनों का सीरीज निकालना है, 300 और 400 का। केवल कैपेसिटेंस निकालना है, बैटरी रेटिव फालतू दे रखी है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 300 और 400 का सीरीज निकालते हैं तो ये हो जाएगा 1/c इक्वल 1/c1 प्लस 1/c2। एलसीएम कितना आएगा? 12। एलसीएम नहीं आता, मुझे लेना। ये आ जाएगा 4 प्लस 3 1/c। और क्या किसी ऑप्शन में 1200/7 पिकोफराड दिया हुआ है क्या? ऑप्शन इज ए। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? हाँ, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, यही करते रहना बोर्ड एग्जाम में भी जाके। वो धोनी वाला गाना चलेगा ना, क्या? आई होप सबको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और उठा सकते हैं अभी, हमारे पास है 2-3 मिनट। बहुत आसान सा 10th क्वेश्चन है। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पे पॉजिटिव, देखो डाइपोल से शुरू किया, डाइपोल भाई आज की क्लास खत्म करेंगे। तो यहाँ रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा चार्ज लग गया है, प्लस का Q, थोड़ा सा डिस्टेंस मान लेते हैं, माइनस का Q। अब हमको ऐसा कौन सा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो? तो एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। तुम ऐसे से आगे बढ़ोगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, इस तरफ आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। किसी भी तरफ तुम जाओ, केवल इक्वेटोरियल लाइन पे याद करो क्या बनता है? जीरो पोटेंशियल होता है, एंड जीरो पोटेंशियल दोनों जगह है सेम पोटेंशियल। तो टेक्निकली दिस AB इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू द दिस डाइपोल। लेकिन तुम कह सकते हो नहीं सर, प्रॉपर्टी कैसे फॉलो हो रही है? तो ध्यान से देखो, लाइन की बात करते हैं तो लाइन ऐसे जा रही है, ऐसा कुछ जा रही होती है ना, ऐसे जा रही होती है, इस तरीके से लाइन जाती है ना। ये भी एक कॉन्सेप्ट हमारा रिवाइज होगा, बहुत ज़रूरी काम है ना। बाकी ऐसे भी जा रही होगी, बिल्कुल वो बार मैग्नेट याद आ रहा है इस तरीके से। तो इस जगह पे देखो ये परपेंडिकुलर ही आएगा, राइट, सरफेस के परपेंडिकुलर ही आएगा। हेंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये प्रॉपर्टी एकदम हमारी सही है। तो आज के क्वेश्चंस में हमने डाइपोल पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा और
पोटेंशियल पढ़ा, कैपेसिटेंस बेसिक थोड़े बहुत टच किए, है ना। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कोशिश करेंगे कि आज हम लोग लगाएं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लेने हैं, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन लगा लेने, ठीक है। लगा लोगे, मेरी एश्योरिटी है 95% से ऊपर आएंगे, लेकिन इतना लगा के रखना पड़ेगा। और ये रटना नहीं है कि रट के आगे वो ज़रा सा इधर का उधर कर देंगे ना, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो रटना नहीं है, समझ के काम करना है। तो यहीं पे एंड करेंगे आज की क्लास को, नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे।